Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nusrat Abda from a Prep Expert Online Academy. हम प्रेप एक्सपर्ट से आप लोगों को FCPS हाउस जॉब इससे रिलेटेड आज गाइडलाइन देंगे। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं और हाउस जॉब करना स्टार्ट करने वाले हैं, और उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने फाइनल ईयर कर ली, उसके बाद हाउस जॉब कर ली और हाउस जॉब खत्म होने वाली है। उन लोग के थोड़े से सेंटी डेज चल रहे होंगे। अजीब किस्म के ये डेज होते हैं जब हाउस जॉब खत्म हो रही होती है। एक तो ये टेंशन हो रही होती है कि हाउस जॉब खत्म हो रही है, जो लोग वेट कर रहे होते हैं उनको ये टेंशन होती है कि अब इसके बाद दोबारा से कोई पे वाली जॉब ढूंढनी पड़ती है हमें। साथ में ये होता है कि अब फ्यूचर में क्या बनेगा हमारा, अब हमने करना क्या है आगे। एक ऐसा खुला साफ सुथरा मैदान आ जाता है सामने से, हाउस जॉब के बाद के बंदे को समझ ही नहीं लगती कि जाना किधर है, क्या करना है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी जिंदगी के फेजेस हैं। ठीक है, अब मैं पहले उन लोग के आज हमारा जो सेशन है वो बेसिकली ये है कि FCPS के साथ हाउस जॉब की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, या अब जिन लोगों की हाउस जॉब एंड होने वाली है उन लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज FCPS। आज हम ये सारे जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं कि हम इन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें व्हाट इज FCPS, हाउ टू चूज स्पेशलिटी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर FCPS पार्ट 1, हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर FCPS पार्ट 1। ठीक है, इसमें पहले से मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि FCPS होता क्या है, ताकि इसके बाद फिर मैं प्रॉपर वो चीज शुरू करूंगी। अब FCPS होता क्या है, आप MBBS के स्टूडेंट हैं, आपने 5 ईयर एग्जाम दिए हैं सारे प्रॉफ माशाल्लाह से आपने पास कर दिए हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर स्टाफ पोजीशन मतलब आपकी हाउस जॉब आती है, जिसे स्टाफ पोजीशन कहते हैं, CPSP। उसके बाद माइक ऑफ करने कर लिए, 1 मिनट मुझे माइक ऑफ कर लेने दें सबके। हाँ हाँ क्या। हम्म। सॉरी, चले कंटिन्यू करते हैं कि पहले MBBS है, फाइनल ईयर के प्रॉफ दिए है, उसके बाद चलो जी रिजल्ट का पीरियड आ गया, हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है। हाउस जॉब 1 साल हाउस जॉब का करते हैं, उसके बाद FCPS पार्ट 1 का एग्जाम हमने देना होता है ताकि हम FCPS के प्रोग्राम में इंटर हो जाएं। आज हम जिसकी बात करने लगे वो यही यही एग्जाम है, FCPS पार्ट 1 का एग्जाम है। उसके बाद जब हम FCPS पार्ट 1 का एग्जाम दे लेते हैं देन हम जिस हो जाते हैं CPSP के साथ। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एंड 2 ईयर, यानी कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम होता है जिसे हम IMM एग्जाम कहते हैं। उसके बाद 3 एंड 4th एंड 4th ईयर ट्रेनिंग। उसके बाद 5 ईयर, कुछ स्पेशलिटीज की 4 ईयर की ट्रेनिंग है, जैसे पैथोलॉजी की, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी की है या डायग्नोस्टिक हिमाटोलॉजी की है। कुछ बाकी स्पेशलिटीज की मोस्टली की 5 ईयर्स की है। उसके बाद FCPS पार्ट 2 एग्जाम होता है, आप FCPS कंसल्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में एंट्री कब होती है, जब हम हाउस जॉब खत्म कर लेते हैं और FCPS पार्ट 1 का एग्जाम देते हैं। और ये एंट्री एक मुश्किल पीरियड है जैसे बिल्कुल MBBS में एंटर होने के लिए FD कार्ड दिया था ना, ऑलमोस्ट सेम है ये चीज भी, कि अब आप निकल आए हैं, दोबारा एक टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। इसमें FCPS पार्ट 1 में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 100 MCQs का होता है, 2 आवर इसके लिए टाइम होता है। उसके बाद 30 मिनट्स की ब्रेक होती है, टी ब्रेक है। आपको चाहे खाना मिलता है, पानी मिलता है, आप एंजॉय करें इस टाइम को। उसके बाद पेपर 2 है, पेपर 2 में भी 100 MCQs होते हैं और 2 आवर टाइम होता है इसका। ये है इसका टाइम। और इसमें पेपर मॉर्निंग में भी होता है और इवनिंग में भी होता है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं FCPS। ये तो हो गया, सबको समझ लग गया होना है और मोस्टली लोगों में भी बारे में आइडिया भी हो। अब मैं आ जाती हूँ कि जिन लोगों की अभी हाउस जॉब शुरू होनी है, इस क्वेश्चन पे कि हाउ टू चूज स्पेशलिटी। अब जिन लोगों की हाउस जॉब अब शुरू होनी है वो लोग क्या करें। वो लोग एक तो हाउस जॉब लें, अपने इंटरेस्ट की चीजों में हाउस जॉब लें, और हाउस जॉब के ड्यूरेशन में वो क्या करें। जब वार्ड में होते हैं हाउस जॉब का ड्यूरेशन एक ऐसा होता है कि सीनियर्स का प्रेशर भी होता है, उसके बाद मतलब थोड़ा सा आजाद भी होता है कि अब पढ़ना तो है ही नहीं है हमने ना, स्टडी बिल्कुल लाइफ से निकल जाती है। हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि चलो भी ड्यूटीज करो, जो चीज सीनियर PGRs कह रहे हैं वही काम करो, और बस उसी एक मशीन ही दौड़ चल पड़ता है कि सुबह उठ के 8 बजे ड्यूटी पे गए और चले गए, आगे हो गई, इमरजेंसी में ड्यूटी हो गई। इन सारी चीजों में थोड़ी सी इन सारी ड्यूरेशन में ना थोड़ी सी बातों पे आप लोगों ने लर्निंग करनी है, सीखना है। एक तो इस बात पे जो है कि आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, ये बात सीखनी है। थर्ड आपने ये देखना है कि पेशेंट को एग्जामिनेशन कैसे करते हैं।
ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो अगर हम हाउस जॉब के ड्यूरेशन में थोड़ी थोड़ी फोकस करके सीखते रहे ना, तो ये हमें जब हम एग्जाम देते हैं या क्लिनिकल बुक बैठ के पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करके पढ़े तो समझ आ जाती है कि ये हमने केस देखा हुआ है अपनी जिंदगी में, अगर हमने गौर से थोड़ा पेशेंट को देखा हो तो। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ये हालांकि इस पे सेशन नहीं है कि हाउस जॉब में करना क्या है, लेकिन थोड़ी सी ये बातें मैं करना चाह रही हूँ कि हाउस जॉब की ट्यूशन में लर्निंग करें आप। जब आप पेशेंट के साथ हो तब आप लर्निंग करें, जब आप वार्ड से हॉस्पिटल से आउट आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब लर्निंग नहीं होती। सिर्फ पेशेंट पे जो लर्निंग होती है वो आप ड्यूरेशन ऑफ हाउस जॉब में कर सकते हैं, और ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम अपने पीजीआर से पूछ सकते हैं, अपने कंसल्टेंट से सीनियर से पूछ सकते हैं। उसके बाद जब हम इससे ज्यादा हाई लेवल पे जाते हैं उसके बाद बेसिक चीज हमें कोई भी नहीं बताता, अगर पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आगे से थोड़ी सी हमें भी शर्म शर्म आती है पूछने में, और बताने वाला भी इस तरह बताता है कि है इतना बड़ा हो गया इस लेवल तक इसको ये बात नहीं समझ आई। हालांकि लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग के लिए आप 50 साल की उम्र में भी कोई नई चीज सीख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि स्पेशलिटी में क्या करना है। आपने 4 रोटेशंस करनी होती हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, उसके साथ मेडिसिन की कोई एलाइड स्पेशलिटी होती है और सर्जरी की कोई एलाइड स्पेशलिटी होती है। और हाउस जॉब में आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आपने चारों फील्ड्स में काम कर रहे हैं, आप काम करने के साथ बाकी ऑलमोस्ट सारी जो जिन जिन लोगों ने हाउस जॉब नहीं की उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप एक स्पेशलिटी में काम कर रहे होते हो तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर आपका सबके साथ हो जाता है, क्योंकि पेशेंट होता है अगर मल्टीपल फैक्टर्स वाला पेशेंट है, उसको मल्टीपल डिजीज इन्वॉल्वमेंट है, तो डिफरेंट यूनिट से हमारा वास्ता पड़ता रहता है कि फलां वार्ड को ऑन्कोलॉजी को इन्वॉल्व कर लो, यूरोलॉजी को इन्वॉल्व कर लो, जनरल सर्जरी को इन्वॉल्व कर लो गायनाकोलॉजी में। तो ये सारी चीजों से हमें पता चलता रहता है कि कौन सी स्पेशलिटी किस तरह की है। अब आपने क्या करना है, अपने अपने लेवल पे क्या चीज करनी है स्पेशलिटी को चूज करने के लिए, कि आप सोचें, सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, और टेक योर टाइम, अपना टाइम लें हाउस के टाइम में। ठीक है, हाउ मतलब आप सारी चीजों को देखें, आप सारी फील्ड्स को ऑब्जर्व करें, आप अपने उसके बाद देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका स्टेमिना किधर है, आप कंफर्टेबल किस में है, आपका पैशन पैशन किस तरफ है। ये नहीं कि आपका पैशन मेडिसिन की तरफ है, आप कहें कि नहीं सर्जरी में मैंने जाना है, ये नहीं, क्योंकि आगे जो इसके बाद जो एमबीबीएस के बाद जो हम फील्ड चूज करेंगे ना, वो हमारे साथ सारी जिंदगी स्टे करनी है, हमने उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो ऐसी फील्ड बिल्कुल ना करें जिस पे आपका जरा भी इंटरेस्ट या दिल नहीं है। ठीक है, ये बात आ जाती है, आप अपना कंफर्टेबल लेवल इंटरेस्ट देखें और खुद को टाइम दें। और इसमें तैयारी कैसे करनी है ये मैं बाद में बताऊंगी, स्पेशलिटी चूज करने के बारे में सिर्फ ये मैं बता रही हूँ, उसके बाद हाउस जॉब में तैयारी आप लोगों ने करनी है उसकी गाइडलाइन अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। उसके बाद जो हाउस जॉब कर चुके हैं उनके लिए क्या बात है कि उन लोगों ने पूरी ऑब्जर्वेशन कर ली है, उन लोगों को ये भी पता है किस माहौल में मैंने काम किया है, मेरा स्टेमिना कहाँ खड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इंटरेक्शन, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मुझे ऐसी फील्ड बिल्कुल सूट नहीं करती जो बहुत ज्यादा लोगों वाली मैं उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे गर्ल्स के लिए खासकर मैं कहूंगी कि गर्ल्स तो चूज कर लेती हैं कि बिना देखे बिना समझे कि हमने गायनी में ही जाना है, ऊपर से गर्ल्स पे एक मुझे भी ये बात फील भी होती है और ये वाकई में रियलिटी भी है कि कुछ फैमिलीज में वो ये कहते हैं, इवन उनके पेरेंट्स हो, उनका ससुराल हो, भी ये कहते हैं कि गायनी में जाओ। गायनी में जाने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल गायनी में जाना बहुत टफ हो गया है, जो खासकर न्यू आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो है नहीं और गायनी का मेरिट आसमानों को छू रहा है। जब हम गायनी, हाँ ये है, आप एफसीपीएस पार्ट 1 करें, आप प्राइवेट इंडक्शन लेके करना शुरू कर दें या कहीं भी आपको अनपेड मिलती है अगर आप अफोर्डेबल रखते हैं, लेकिन मैं नहीं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अनपेड ट्रेनिंग कहीं भी करें, क्योंकि ये बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। और इसमें एक हाउस जॉब कैसा ड्यूरेशन होता है जब बंदा खुद अर्न कर रहा होता है, अर्निंग कर रहा होता है, उसके बाद जब बंदा अनपेड जाता है तो उस पर फिर वो बंदा नहीं रह सकता, उसको ये बात बार बार गिल्ट होता है कि है मैं अनपेड हूँ, अर्निंग नहीं कर पा रहा या अर्निंग नहीं कर पा रही, तो ये चीज नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो हाउस जॉब कर चुके हैं उन्हें समझ आ गई होगी कि वो उनका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है, उनका सर्जिकल हैंड या नहीं है, हैंड है या नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक और बात आ जाती है, अपॉर्चुनिटीज की बात आ जाती है कि मेडिकल फील्ड में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नेक्स्ट सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वही काम यहाँ भी चलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हर दौर में एक चलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप अपने आप को बेस्ट लेके चलेंगे तो आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बात होती है स्कोप, स्कोप में आप ये देखें कि
मैं किसी भी फील्ड को यहाँ पे नहीं स्कोप के लिए बताना चाहूंगी, लेकिन ये चीजें आप लाजमी देख लें कि कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें स्पेशलिटी में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए, लेकिन उस स्पेशलिटी में अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली उस स्पेशलिटी के जब आप पार्ट बनेंगे, उसके लिए नेक्स्ट जॉब्स या उसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। बजाय इसके कि जैसे गायनी में बहुत सारे लोग हैं, जनरल मेडिसिन में बहुत सारे लोग हैं, जब वो करके निकलेंगे तो आगे सेचुरेशन है, इतने ज्यादा है, आपको इतने ज्यादा लोगों के साथ कंपटीशन में खड़ा होना पड़ेगा। ये एक बात है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती इस लिहाज से कि आपका सर्जिकल हैंड है या मेडिसिन हैंड है। दूसरी बात है मेरिट की। मेरिट के लिहाज से देखें कि अभी मैं आपको पीछे भी कह चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, अब कुछ लोकम सीट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। मे बी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाए कि लोकम सीट्स हर कोई 5-6 महीने बाद आना स्टार्ट हो जाए, तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा इजी हो जाए कि आप लोग 2-4 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐड कर सकें अपने एक्सपीरियंस के साथ। जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसके लिए मेरिट बनना मुश्किल होता है। अगर तो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स जब ऐड हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन वो यही बात वहां पे भी आ जाती है कि आपकी डिस्टिंक्शन है या नहीं है, आपके ओवरऑल मार्क्स कैसे हैं, मैट्रिक में मार्क्स कैसे हैं, एफएससी में, उसके बाद ड्यूरिंग एमबीबीएस आप किस किस लेवल पे रहे हैं। ये सारी चीजें मिलके आपका मेरिट बनाती हैं। और पेरेंट इंस्टीट्यूट में हमारे सारे मतलब कोलीग्स जो होते हैं वो एफसीपीएस पार्ट 1 देते हैं, और सारे इसी पेरेंट इंस्टीट्यूट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे कंपटीशन आता है, आपस में ही कंपटीशन आता है। ठीक है, इसलिए वो स्पेशलिटी भी नहीं रखें कि आपने एक पार्ट 1 दे दिया है और उसमें आपको सीट ही नहीं मिल रही और 3 ईयर में एक्सपायर हो जाना है। आप पार्ट 1 दे के बैठ गए हैं कि मुझे इंडक्शन मिल जाएगी, लेकिन आपको इंडक्शन ही नहीं मिल रही। तो ऐसे पार्ट 1 देने के भी आप इसी टेंशन में फिर घुलना शुरू हो जाएंगे कि लो, मैंने इतनी मेहनत करके पार्ट 1 पास भी किया, अब मेरा एक्सपायर होने वाला है। तो ये भी नहीं करना आप लोगों ने, मेरिट को भी मद्देनजर रखना है अपनी स्पेशलिटी को देखते हुए। और ये बात तो अपने पल्ले बांध ले, कोई कोई बंदा ये सोचे कि मैंने हाउस आपके पास सुकून से बैठ के सोचना है कि मैंने आगे क्या करना है, तो ये गलत है। ये अपने आप के साथ नाइंसाफी है। जैसे ही आप लोगों की हाउस जॉब खत्म हो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपना पार्ट 1 दें, आप अपना जे कैट दें। आपने ये एग्जाम नहीं देने, आपने इंटरनेशनल एग्जाम की तरफ जाना है, आप वो भी दें, जरूर दें, कोशिश करें। लेकिन आप लोगों ने रुकना नहीं है, कहीं भी नहीं रुकना। ये नहीं करना कि चलो ठीक है मैंने हाउस ऑफ कर लिया, 2-4 महीने में बैठ के एंजॉय करती हूँ या एंजॉय करता हूँ, देन आई विल थिंक कि मैंने क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। इसमें बाद में चले जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें आपकी पीछे रह जाएंगी। कैसे पीछे रह जाएंगी? आपने एग्जाम नहीं दिया, आपके कलीग्स ने एग्जाम दिया है। जब आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे 2-4 महीने बाद, आप देखेंगे कि तो मेरा कोलीग मेरे साथ ही पढ़ता था, आज उसने एफसीपीएस पार्ट 1 पास भी कर लिया है, अब तो उसकी इंडक्शन नेक्स्ट इंडक्शन आने वाली है, वो जुलाई में अप्लाई कर देगा, वो जनवरी वाली में इंडक्शन में अप्लाई कर देगा। आप देखेंगे कि लोग को गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, किसी ने प्लेब कर लिया, किसी ने यूएसएमएल कर लिया। तो ये देन हमारे लिए सिचुएशन टफ हो जाती है। आप किसी से ना भी जेलस होना चाहिए या आप अपने माइंड में नेगेटिविटी ना भी लाना चाहे, तो हम खुद को खुद ही फील करना शुरू कर देते हैं कि मैंने भी थोड़ी सी कोशिश कर ली होती, या मैंने भी सोच लिया होता तो मैं भी अब तक ये कर चुका होता। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आप लोग निकले, आप लोगों ने पहली बात तो जो हाउस जॉब जिनकी स्टार्ट होनी है, वो हाउस जॉब के ड्यूरेशन में ही अपनी स्टडी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। जो हाउस जॉब कर चुके हैं, अब जैसी भी हो गई है ठीक है, लेकिन अब से आप अपना स्टडी माइंड बनाएं, एक स्टूडेंट बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे? स्पेशलिटी चूज का, आई थिंक तो समझ आ गई होगी। उसके बाद है कि बुक्स कैसे चूज करनी है, पढ़ना कैसे है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जिनकी हाउस जॉब अभी शुरू होनी है उन लोगों के लिए कि उन लोगों ने क्या करना है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को अपने साथ थ्योरी बुक रखनी चाहिए। अब अगर तो गायनी में किसी की ड्यूटी है, तो गायनी में मोस्टली हेक्टिक ड्यूटी होती है, उसके लिए पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें ये कर सकते हैं आप, गायनी की ड्यूटी में, गायनी की ड्यूरेशन में, या मेडिसिन की ड्यूरेशन में, या जनरल सर्जरी में थोड़ी इमरजेंसी ड्यूटीज होती हैं, जब ज्यादा मतलब एक फेज आता है कि मंथ में 15 डेज इमरजेंसी ड्यूटीज होती हैं, तो थोड़ा टफ स्केड्यूल हो जाता है। अगर थोड़ा लाइट स्केड्यूल है तो उसके साथ आप इसको लेके चल सकते हैं। आप ये करें कि आप डेली नहीं पढ़ सकते ड्यूरेशन हाउस जॉब में, आप वीक में 3 डेज फिक्स कर लें कि आपने एक दिन बाद आपने लाजमी थ्योरी बुक पढ़नी है, या आपने डेली हाफ आवर या 1 आवर देना है, या आपने वीक में 3 डेज लगाने हैं, टू टू मतलब डेली 2 आवर और 3 3 डेज देने हैं वीक में, कि मैंने पढ़ना ही है, मैंने स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, मैंने स्टडी लाइब्रेरी जाके बैठ के पढ़ना है।
हाउस जॉब एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारी वेरिएंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो कर चुके हैं उन्हें तो ये इस बात का आइडिया होगा कि हम देखते हैं कि हमारे कोलीग्स ना, कुछ कोलीग्स होते हैं उनका ग्रुप बना हुआ होता है, वो साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है कि प्लैब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ओईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह के होते हैं, जैसे कि हम हाउस जॉब है तो हाउस जॉब कर रहे हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि एग्जाम एफसीपीएस देना है ना, तो बस ठीक है अपनी फील्ड चूज करते हैं। इस ड्यूरेशन में हमें समझ नहीं आ रही होती हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी माइंड ये बात होती है कि हमने तो स्पेशलिटी चूज ही नहीं की, तो हम कैसे पढ़ना शुरू करें। मैं ये बता दूं, स्पेशलिटी चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कंसेप्ट, आपकी थ्योरी, आपकी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पेपर जनरल आता है एफसीपीएस पार्ट वन और एफसीपीएस पार्ट वन के मैंने पेपर वन और पेपर टू बताया है, इसमें एक पेपर जनरल होता है जिसमें सारी बुक्स के एमसीक्यूज होते हैं, सारे सिस्टम्स के एमसीक्यूज होते हैं, अपनी स्पेशलिटी के अलावा भी एमसीक्यूज होते हैं। जैसे मैं रेडियोलॉजी के एग्जाम की बात करूँ या एनेस्थीसिया के एग्जाम की बात करूँ, उसमें जो पेपर वन होगा वो जनरल होगा, उसमें सारे सिस्टम, सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसमें फार्माकोलॉजी इन्वॉल्व होगी, उसमें बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, उसमें हिस्टोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, पैथोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। सो इसलिए ये स्पेशलिटी चूज करने के साथ साथ आप लोगों ने थ्योरी बुक को कवर करना है। क्यों कवर करना है? ताकि आपकी जो बेसिक है, जो पेपर वन है, एक पेपर तो आप ड्यूरेशन ऑफ हाउस जॉब में उसका तैयार कर लें। आप 100% ही तैयार कर पा रहे तो आप 50 to 60% तो आप ड्यूरेशन ऑफ हाउस जॉब में उसको कवर कर लेना। और एक यही टाइम है एमबीबीएस के बाद, अगर लेट्स सपोज एमबीबीएस में बहुत अच्छे कंसेप्ट नहीं बिल्ड अप हुए या कुछ चीजें रह गई हैं जो मिसिंग है, अपने आप के कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए, अपने खुद को अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए भी, खुद को अच्छा नॉलेज देने के लिए, केसेस को समझने के लिए, क्लिनिकल साइड को समझने के लिए आपको थ्योरी बुक्स का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे थ्योरी बुक्स की कुछ के नाम में लेती हूँ, उसके लिहाज से फिर इस पे सिलेक्शन आप लोगों ने खुद करनी है, जिन लोगों ने अब हाउस जॉब शुरू करनी है उन लोग के लिए। एक तो जो फर्स्ट मैं रिकमेंड करती हूँ, फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप वन है। एक स्टैंडर्ड बुक है। हाँ, इसके मैं नुकसान या थोड़े से ड्रॉबैक बता देती हूँ, जो थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। ड्रॉबैक नहीं इसको कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि आपको इसमें मुश्किल हो सकती है कि ये एक लेंथी है, टफ बुक है और टाइम टेकिंग बुक है। मतलब लेंथी इस लिहाज से है कि इसमें सिस्टम है, सिस्टम की एनाटॉमी मेंशन है, बल्कि स्टार्ट में एम्ब्रियोलॉजी मेंशन है, देन एनाटॉमी मेंशन है, फिजियोलॉजी मेंशन है, देन उसी सिस्टम की पैथोलॉजी भी इसमें मेंशन है और उसी सिस्टम की फार्माकोलॉजी भी मेंशन है। अब एफसीपीएस की स्टडी में हमने क्या करना होता है, सारी चीजों से एग्जाम आना होता है, इन सारी चीजों से एग्जाम आता है। ठीक है, जब इन सारी चीजों से एग्जाम आता है, हम बुक देख के, इतनी बड़ी बुक देख के डर जाते हैं कि इतनी बड़ी बुक है, ये तो होनी नहीं है, छोड़ो पर इसको क्या करना है करके, फायदा तो मुझे होना नहीं है। लेकिन ये बात माइंड से निकाल दें कि थ्योरी बुक करने से फायदा नहीं होना। थ्योरी बुक करने से जितना फायदा होता है उतना किसी चीज का नहीं होता। अगर आप एक दफा थ्योरी बुक और स्टैंडर्ड थ्योरी बुक कर लेते हैं, आपको जिंदगी भर किसी एग्जाम में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, आप आगे नेक्स्ट फिर नेक्स्ट मूव करते हो। जैसे अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आप वार्ड राउंड में आंसर कर सकते हो। हमें बहुत सारी बातें जो पीजीआर हम देखते हैं या अपने वार्ड वार्ड राउंड्स में देखिए कि बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही होती, बेसिक्स के कंसेप्ट की वजह से हमें समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे जिंदगी में आपको एक मौका दे रही है कि आपने जो एमबीबीएस में चीजें स्किप की है, कंसेप्ट स्किप किए हैं, अब आप थ्योरी बुक से वो बना ले अपने। उसके लिए फर्स्ट ईयर यूएसएमएल स्टेप वन बेस्ट बुक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मुश्किल बुक है, समझ नहीं आती आसानी से, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो उसको समझ सकते हैं। या फिर आप कोई ऑनलाइन सेशन ले लें, हमारे सेशन ले लें, कोई ऑनलाइन सेशन के बजाय आप हमारे सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एड के भी सेशन है, और इवन मैंने जो पढ़ाए हैं उसमें भी फर्स्ट एड इंक्लूड है। मैंने जो एफसीपीएस के सेशन दिए उसमें फर्स्ट एड के साथ बल्कि बहुत सारी बात बुक्स मैंने और भी कवर की हुई हैं। ठीक है, और दूसरी बुक जो थ्योरी बुक एक मैं बताने लगी, फास्ट एड है। फास्ट एड है, या फिर एस के किम्स लास्ट डेज वीएन नोट्स है, नसीम शिराज है, और भी हमजा तनवीर नोट्स, कुछ इस तरह की बहुत सारी बुक्स थ्योरी बुक्स आई हुई हैं। लेकिन मैं इनको रिकमेंड, पर्सनली मैं इनको रिकमेंड नहीं करती। सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके ड्रॉबैक में बता देती हूँ कि इनसे कंसेप्ट कभी भी नहीं बनते। इनको आप रटा मार के चीजें एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एक एग्जाम के बाद आपके माइंड में कंसेप्ट, आपका बैक नॉलेज नहीं होता, कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसलिए अब मैंने आपको फायदे नुकसान साथ दोनों, बल्कि तीनों चारों बुक्स के बता दिए हैं। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने कौन सी थ्योरी बुक चूज करनी है और उसको पढ़ना है हाउस जॉब के ड्यूरेशन में। और जो लोग हाउस जॉब कर चुके हैं उनके लिए, बल्कि ये इनके लिए हॉबी हाउस जॉब हो जाए, फिर नेक्स्ट में बात करती हूँ इस बुक पे। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज बुक्स।
थ्योरी बुक्स के साथ आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि एफसीपीएस का एग्जाम कैसा है, तो आजकल पीडीएफ्स है, हर चीज के अवेलेबल है। आप बुक बाय नहीं करना चाहते, एमसीक्यूज बुक आप ना बाय करें, आप पीडीएफ ले लें। डबल ए के पीडीएफ हैं, एसके के पीडीएफ हैं, ऑलमोस्ट सारी बुक्स के पीडीएफ हैं। ठीक है, आप उसको पीडीएफ को लें, उसमें से एक पेपर निकाल के थोड़े से एमसीक्यूज उसके देखें, ताकि आपको समझ लगेगी कि एफसीपीएस का पेपर आता किस तरह है। फिर आपका स्टडी पैटर्न भी डेवलप हो जाएगा। उसके बाद है जिन जो लोग हाउस जॉब कर चुके हैं, अब वो दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक तो जिन्होंने मतलब अभी हाउस जॉब रिसेंट खत्म होने वाली है और उन्होंने अगस्त अटेम्प्ट में पेयर होना है, और एक वो आते हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमने खुद को भी टाइम देना है, हमने तैयारी अच्छे से करनी है, हमने अपने कंसेप्ट बनाने हैं, उसके बाद हमने एग्जाम देना है, तो वो नवंबर अटेम्प्ट में जाएंगे। ठीक है, जो लोग अगस्त अटेम्प्ट में पेयर होना चाहते हैं उन लोगों के लिए यही है, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि वो एज लक एग्जाम में जाएंगे, और उन लोगों के लिए ये है कि वो एमसीक्यूज बुक करें। एमसीक्यूज बुक के साथ रेडियंट नोट्स पल्स बाय डॉक्टर रफी है, जिसे हम रफी पॉइंट्स भी कहते हैं। वो बुक है, उसके पॉइंट्स करेंगे, वो सिस्टम वाइज दिए हुए हैं, उसका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया है। मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आया हुआ है इसका 13 एडिशन आ गया है, रेडियन नोट्स एफसीपीएस पल्स का। यहाँ इसमें सिस्टम वाइज चीजें मेंशन है, और सिस्टम वाइज इसको भी पढ़ने का तरीका है। हमारा वेबिनार एक यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, हाउ टू रीड रफी एंड हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। अगर आपके पास कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये सेशन लेके हमारा रफी पढ़ लें और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। जिन लोगों ने अगस्त में अपेयर होना है, हर सूरत ये पेयर होना चाहते हैं, और उनके बैक नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी ने ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस में इस तरह पढ़ा होता है कि उसने डॉक्टर नजीब या कोई भी स्टैंडर्ड लेक्चर्स के साथ उसने अपने कंसेप्ट मेंटेन किए हुए होते हैं। और अभी अगर रिसेंटली हाउस जॉब किया, हाउस जॉब में थोड़ा बहुत क्लिनिकल टच के साथ उसने बुक्स में इंटरेस्ट लिया, उसने केसेस में इंटरेस्ट लिया, तो डेफिनेटली उसका नॉलेज बेहतर होगा। तो वो अगर बुक्स को एमसीक्यू बुक्स को समझ के सॉल्व करेगा, उसके साथ रफी को पॉइंट्स जो हैं ये करे कर ले एक मंथ में, और इनकी रिवीजन करे 5 to 6 टाइम्स। 5 to 6 टाइम्स तो बहुत मुश्किल है, 2 टाइम्स ही इनकी रिवीजन कर ले, तो देन उसकी उसके 90% चांसेस हैं कि वो पेपर निकाल जाएगा। और लकीली उसके 100% चांसेस भी हो सकते हैं कि वो पेपर निकाल ले। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि क्योंकि अगर तो पेपर रिपीट हो जाएगा, तो ये एमसीक्यूज बुक्स उसके लिए बहुत बेनिफिट है, और उसका पेपर निकल जाएगा। बाज दफा ऐसा होता है कि पेपर रिपीट नहीं होता, बहुत सारा न्यू पूल आ जाता है, तो उस न्यू पूल की वजह से पेपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने खुद को दोनों तरह से तैयार करना है। अब जो लोग ये अगस्त अटेम्प्ट वालों के लिए है, ठीक है, और अगर जिसको अभी ये वाली गाइडलाइन नहीं समझ लग रही होगी, हमारी अगस्त के लिए गाइडलाइन अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्योर सिर्फ गाइडलाइन का सेशन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हैं, इसलिए मैंने सिर्फ गाइडलाइन ज्यादा नहीं है इसमें ऐड की। अब उन लोगों के लिए जो अगस्त अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनका पूरा पैटर्न वही फॉलो होगा जो अगस्त अटेम्प्ट की मैंने जिन अभी गाइडलाइन का जिनका जिक्र किया है ना, तो वो गाइडलाइन से वो देखेंगे कि उन्होंने पेपर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। मैं ये बता देती हूँ कि पहले थ्योरी बुक करनी है। थ्योरी बुक मैं जो रिकमेंड करती हूँ, फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 है। जनरल पैथोलॉजी के लिए पैथोमा से आपने करना है। एनाटमी के लिए जिन लोगों ने सर्जरी में जाना है, जिन लोगों ने रेडियोलॉजी में जाना है, वो क्लिनिकल रिचर्ड स्नेल एनाटमी बुक करेंगे। और ये वाली बुक तो सबने ही करनी है, चाहे उसने अगस्त अटेम्प्ट में जाना है या नवंबर अटेम्प्ट में जाना है, रेडियन नोट्स एफसीपीएस पल्स। ठीक है, उसके बाद जो सिस्टम वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि डबल ए बेस्ट बुक है। ठीक है, डबल ए के अलावा सिस्टम वाइज और बेहतरीन कोई बुक नहीं है, इससे बेस्ट बुक है ये, मैं ये रिकमेंड करती हूँ। अब साथ में ये जो दो बुक्स मैंने मेंशन की है, मेडिकल और सीक्रेट्स ऑफ एफसीपीएस, ये सिर्फ मैंने मेंशन किया है कि ये इसमें एमसीक्यूज हैं। कोई भी एमसीक्यूज बुक ऐसी नहीं है जो फायदा नहीं देती, लेकिन इसका थोड़ा सा इनके साथ एक इनका ड्रॉबैक आ जाता है, ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे कि इनके साथ ये है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा ऐड की हुई है, और वो कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती। ये बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए पढ़ सकता है बंदा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता और इतना गेन नहीं होता नॉलेज इनसे, जितनी बेस्ट बुक डबल ए है। और एक और बात बता दूं, जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि रफी रफी कहाँ जा रहा है। अब रफी से हमने एमसीक्यूज करने हैं कि रफी से पॉइंट्स करने हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती। तो इसलिए आप लोगों ने रेडियन नोट्स एफसीपीएस पल्स जिसे रफी कहते हैं, उसके सिर्फ सिस्टम वाइज पॉइंट्स में लिखे हुए होते हैं, टॉपिक भी किसी कोई कोई एक्सप्लेन किए हुए होते हैं, साथ वो करने होते हैं। रफी के एमसीक्यूज नहीं करने होते, किसी सूरत भी रफी के एमसीक्यूज नहीं करने होते। मैं एमसीक्यूज के लिए रिकमेंड कर रही हूँ डबल ए बुक और
एस के सीरीज। इसमें एस के सीरीज को भी रिकमेंड कर रही हूँ कि एस के कौन सी कंटिन्यूटी। एस की एक तो होती है एस की मेडिसिन एंड लाइट मेडिसिन एनेस्थीसिया वालों के लिए, साइकेट्री के लिए चार नोट्स है, ऑप्थेल्मोलॉजी वालों के लिए रामेश पास पेपर है। काइंडली माइक ऑफ कर लें। सॉरी, इसको कंटिन्यू करते हैं। एस के एस के डिवाइस है, एस के पैथोलॉजी है, एस के रेडियोलॉजी है, दूसरी है एस के लेटेस्ट। अब जो लोग अक्सर अपने पेड़ होना चाह रहे हैं हाउस के फॉरन, वो लोग अभी एस के वॉल्यूम 2 और एस के ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने कौन सी बुक लेनी है जो अपनी स्पेशलिटी की है। सॉरी, ये आइडिया नहीं हुआ। अब आवाज आ रही है आप लोग को? डॉक्टर नुसरत, आपकी आवाज बार बार कट रही है। चले, इंटरनेट को कोई इशू आ गया था यहाँ से हम लोग थे। अभी भी डॉक्टर मेरी आवाज ठीक है? अभी भी कट रही है। अभी भी कट रही है। अब आवाज ठीक हुई आप लोगों को? जी डॉक्टर नुसरत, अब आवाज ठीक है। अब आप कंटिन्यू कर लें। चलें, सॉरी डिस्ट्रप्शन होगी दरम्यान में। चले, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक की। एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक जो बेस्ट इस टाइम की है, हर टाइम एक बात याद रखें, जो हमसे काफी सीनियर्स होते हैं उन लोगों ने अपने दौर में कोई और एमसीक्यूज बुक की हुई होती है। ठीक है, जब उन्होंने अपने दौर में देते हैं, जैसे किसी दौर में जब डबल ए वगैरह नहीं थी, एस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो रफी करते थे या फिर मेडिकल करते थे या ये सीक्रेट्स ऑफ एफसीपीएस ये वाली बुक करते थे। लेकिन अब उससे भी बेहतरीन बुक्स मार्केट में आ गई हैं, तो वो करनी है। उसमें कौन सी है? डबल ए सिस्टम वाइज है। बाकी जो मैं बता रही थी कि अपनी अभी जो बुक्स लेनी है आप लोगों ने, जिन लोगों ने अगस्त टाइम में अपेयर होना है एग्जाम में, वो कौन सी बुक लेंगे? वो एस के लेंगे अपनी स्पेशलिटी की।
एसके पिंक लेंगे गायनी वाले, मेडिसिन वाले जिन्होंने मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन में एग्जाम देना है, जनरल मेडिसिन में वो एसके ओरिजिनल गोल्डन फाइल मेडिसिन लाइट लेंगे। वो एसके सर्जरी लेंगे, एसके रेडियोलॉजी जिन्होंने देना है वो लेंगे। एसके पिंक गायनी के लिए बुक है, और इसमें गायनी वालों ने और कोई बुक नहीं करनी होती। गायनी के लिए उन्होंने एसके पिंक पे जो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, जो थ्योरी दी हुई होती है वो करनी होती है, और जितनी जनरल जो गाइडलाइन है हमारी गस्ट की गाइडलाइन में मेंशन की हुई जनरल गाइडलाइन, वो सारी करनी होती है फॉलो। ठीक है, और मैं बुक्स का बता रही थी, हम क्वेश्चन एंड पे लेंगे काइंडली, इस तरह सेशन हमारा खत्म ही नहीं होगा। मैं पहले आप लोग को एक दफा सारी चीजें बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करूंगी। तो आप लोगों ने, और लेटेस्ट जो एसके है एसके 18 अभी आ जाएगी, वो लेनी है। और इसके साथ लेटेस्ट एसके कौन सी है, एसके 17 वॉल्यूम 2 बनता है। तो एसके 17 वॉल्यूम 2, एसके 18 और अपनी स्पेशलिटी की एसके, ये आप लोगों ने लेनी है। और इसके साथ आप लोगों ने, जिन लोगों ने अगस्त अटेम्प्ट में प्रिपेयर होना है, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि रेडियंट नोट्स एफसीपीएस पल्स लेंगे। वो सिर्फ ये बुक्स मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ कि टाइम ही इतना है, अगर ये बुक्स भी अच्छे से कर लेंगे तो 80 टू 90% चांसेस हैं कि वो लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं वही कहूंगी, जो अगर जिस तरह मैंने बुक्स पढ़ने का बताया हुआ है, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज एंड हाउ टू रीड रफी, वैसे करेंगे तभी आपका एग्जाम पास हो सकता है। और जिन लोगों ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाना है, वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट एड से करेंगे, पैथोमा से करेंगे, और एनाटमी स्नेल से करेंगे। उसके साथ वो डबल ए एमसीक्यू सिस्टम वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए लेंगे, और बाकी एमसीक्यूज बुक जो मैंने बताई है वो बिल्कुल वैसे ही लेंगे। और जिन लोगों की हाउस जॉब स्टार्ट हो रही है, वो लोग जो है मैंने फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक ले लें, उसकी रीडिंग स्टार्ट करें, उसको पढ़ के समझना स्टार्ट करें। अगर समझ नहीं आती तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हुआ है, डॉक्टर अक्सर ने पढ़ाया हुआ है। मैंने जो एफसीपीएस के कोर्सेज करवाए हैं उसमें भी मैंने फर्स्ट एड स्टेप 1 पे थोमा बीआरएस से सारी चीजों से लेक्चर्स मेरे हैं। ठीक है, और इसमें जो बाकी तो मैंने बुक्स बताई थी, फास्ट एड, नसीम शिराज, ये आप लोग अपने ऑन पे लेंगे, मैं इनको रिकमेंड नहीं करती। सिर्फ ये कि आप लोग थ्योरी से इन टच रहें, इसलिए मैं बुक रिकमेंड कर रही हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट एड स्टेप 1 इसलिए ज्यादा कह रही हूँ कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो जिंदगी भर फायदा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे और एक और बात आ जाती है कि सीनियर्स, हम सुनते हैं देखते हैं कि हमारे रिसेंट सीनियर ने एसके पढ़ी थी और उसका पेपर हो गया, या पढ़ी थी या पता नहीं, वो बताता ही है, मुझे तो यही समझ लगती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ एसके पढ़ के किसी का एग्जाम पास हो जाता है, उसने कोई और बुक उठाई ना हो, या फिर वो इतना लकी है कि उसने जो एसके में एमसीक्यूज ही पढ़े थे वही उसके रिपीट हो गए हैं। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। अब ये देखिए कि कोई कैंडिडेट है जिसने लैब के साथ साथ तैयारी शुरू की हुई थी, और उसने अचानक से उसका मूड हुआ उसे सीनियर का, और उसने जाके एफसीपीएस में एग्जाम दे दिया और उस पास हो गया। उसने उससे पूछा जूनियर ने कि क्या पेपर पढ़ा था भाई, मैं तो एसके पढ़ के गया था या गई थी और मेरा पेपर पास हो गया। ऐसा बहुत कम होता है, या बहुत लकी होता है वो बंदा जिसका ये पेपर पास हो जाए, क्योंकि पेपर बिल्कुल सीपीएसपी वो चीज नहीं रिपीट करती जो एक दफा उसने दी हुई होती है। सीपीएसपी उसके साथ वाला पॉइंट पूछती है। अगर उसने एग्जाम स्टैंडिंग की, मैं मोस्टली एग्जांपल पुट करती हूँ यहाँ पे, उसने एग्जाम स्टैंडिंग में पूछा हुआ है कि अल्कोहल डिक्लोराइजर, अल्कोहल क्या करता है, एक पेपर में उसने ये पूछा हुआ है अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल का फंक्शन क्या है, डिक्लोराइजर है। नेक्स्ट में वो ये पूछेगा कि अल्कोहल डिक्लोराइज करता है तो इसकी बॉन्डिंग किसके साथ जाके होती है, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंडिंग होती है, ये कार्बन के साथ जाके बाइंड करता है, किसके साथ बाइंड करता है। इस तरह सीपीएस पे क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें ये है कि जितने लोगों की आप बातें सुनेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आप अपना माइंड बनाए। स्पेशलिटी के रिलेटिव भी मैं यही कहूंगी, जितने आप लोगों की बातें सुनेंगे, सीनियर्स की बातें सुनेंगे, हाँ सुने हर किसी की, करें वही जो आपको समझ आता है, आपकी ऑब्जर्वेशन पे जो चीज आपको समझ लगती है, जो चीज आपके लिए बेटर है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो करें। दूसरों के कहने पे खुद को कंफ्यूज करके दो चीजों में डिवाइड करके इसमें अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अब सीनियर्स कहते हैं कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, पेपर पास हो जाएगा, इस तरह नहीं है। इसको एफपीएस को नहीं, पेपर पास करने का भी एक मेथड है, तरीका है। जैसे हम लोग एमडी कैट की तैयारी के लिए रैंडम नहीं चलते थे, वैसे इसकी तैयारी के लिए रैंडम नहीं चलना। अगर रैंडम चलेंगे तो कभी भी पेपर पास नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, और ये चीज भी एक होती है डिफरेंट लोगों में बैकग्राउंड नॉलेज। जब हम एफसीपीएस के एग्जाम में बैठे हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी एग्जाम में, तो ये बात बहुत मैटर कर रही होती है उस टाइम पे कि आपका कंसेप्ट कितना है, आपके बैक नॉलेज कितना है। बाज दफा ऐसा होता है कि कोई चीज हमने उस टाइम में पढ़ी है वो नहीं याद, जो हमने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, सेकंड ईयर में कहीं कोई कंसेप्ट लिया था, हम उसको यूटिलाइज करके वो क्लिनिकल सिनेरियो, अपना क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसे कहते हैं कि ये बैक नॉलेज है।
और जो एमसीक्यूज बुक का कह रही थी, वो एमसीक्यूज बुक अपने ऑन पे करेंगे, उस पे ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर नुसरा ने कहा है कि आप एमसीक्यूज की बुक करेंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं फिर भी कह रही हूँ कि 70 to 80 या 90% चांस है आप एस के अपनी स्पेशलिटी की लेटेस्ट टेस्ट के 3 से 4 बार करें, उसके साथ 2 से 3 बार आप रफी नोट्स कर लें, जो पॉइंट्स नहीं हुए सिर्फ वो कर लें, देन आपके चांसेस है कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और जिनकी हाउस ऑफ शुरू होनी है उन लोग के लिए थ्योरी बुक मैंने बता दी है, साथ में एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो एमसीक्यूज के पीडीएफ हर जगह पे अवेलेबल है, वहां से एमसीक्यूज देखेंगे। और जो लोग नेक्स्ट में जाना चाहते हैं वो हमारी गाइडलाइन देख लेंगे, वो वाली फर्स्ट जो अगस्त के लिए हमारी पूरी गाइडलाइन अवेलेबल है। और कोई पॉइंट रह गया यहाँ पे हमारा डिस्कस होने वाला? और टू प्रिपेयर, हाँ, हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर एफसीपीएस पार्ट 1? जो एक स्टैंडर्ड टाइम मैं बताऊं, जिसने मतलब एक तो लाइट से जॉब करनी है, 7 से मतलब ये सुबह 8 से 2 बजे तक की उसने जॉब करनी है, उसके लिए 3 से 4 मंथ है। और 3 से 4 मंथ में जब वो तैयारी करेगा तो उसमें तैयारी करने में क्या होगा, वो अपनी थ्योरी बुक करेगा, थ्योरी बुक से उसके कंसेप्ट सारे बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन अगर पेपर में न्यू पूल भी आ जाता है तो आप तब भी एग्जाम निकाल लेते हैं। और ये बात कतई मत सोचें कि आपने एमबीबीएस कर लिया है तो बहुत बड़ा तीर मार लिया और आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आगे जो भी एग्जाम आएगा तो हम बिना तैयारी के भी जाएंगे या थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम पास हो जाएगा। नहीं, इस तरह आप कुएं के मेंढक बन जाते हैं कि हर दफा इसी पे चले जाते हैं कि मैं बस थोड़ा बहुत देखा है, अल्लाह कोई तो मेरा एग्जाम पास हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, किसी एग्जाम में भी बिल्कुल इस तरह नहीं जाना कि आप तैयारी किए बगैर चले जाएं। हाईली रिकमेंडेड मैं ये करूंगी कि आप अपनी तैयारी करके जाएं। जब आप तैयारी करके जाएंगे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे, आपका पेपर पास हो जाएगा, बजाय इसके कि आपने एक दफा पैसे जाए किए हैं। पैसों को छोड़ें, आप अपने आपने अपनी एनर्जी लगाई है, आप गए हैं, एक स्ट्रेसफुल फेज से गुजरे हैं, इतना टाइम बैठ के पेपर दिया और पेपर आपका फिर भी नहीं क्लियर हुआ, तो ये बहुत गलत बात है अपने साथ भी और अपने टाइम के साथ भी, अपनी जिंदगी के साथ भी, कि आप बिना किसी तैयारी के किसी एग्जाम में चले जाएं। जिंदगी में कभी भी कोई एग्जाम बिना किसी तैयारी के कभी भी ना देने जाए, क्योंकि जिंदगी की कभी एग्जाम बिना किसी तैयारी के कभी पास नहीं होता। ये तो फिर स्टडी का एग्जाम है, हम इंसान हैं, चीजें भूल जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करें, अपनी स्टडी को क्लियर करें, अपना बैक नॉलेज बनाएं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, एफसीपीएस की स्ट्रेटेजी को समझ के फिर एग्जाम देने जाएं इसमें। ठीक है। और इसमें जो और बात थी यहाँ पे, थ्योरी बुक्स हो गई हैं, उसके बाद ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव करेज टू परस्यू देम। हम हौसला करेंगे तो हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं ना, वरना तो कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर हम सिर्फ ये सोचते रह जाएं कि मुझे पता नहीं चल रहा मैंने बुक कौन सी लेनी है, कहाँ से शुरू करना है, स्पेशलिटी कौन सी लेनी है, जब हम फर्स्ट स्टेप लेंगे इस पे सोचेंगे कि मैंने स्पेशलिटी कौन सी लेनी है, देन वी थिंक अबाउट कि हमने थ्योरी बुक कौन सी करनी है, देन हम सोचेंगे कि हमने एमसीक्यूज बुक कौन सी करनी है। ठीक है। तो हौसला करें, हिम्मत करें, अपने ख्वाबों के पीछे चलना शुरू कर दें। वर्क हार्ड इन द साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। यानी कि आप ड्यूरिंग हाउस जब ऐसा होता है कि आपके कुछ कोलीग्स ना कंटिन्यूसली वो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, वो लाइब्रेरी स्टडी करें, वो घंटा बाहर से टाइम निकाल के पढ़ें, वो कोई लेक्चर ले लें घंटा बैठ के ऑनलाइन, लेकिन वो स्टडी कर रहे होते हैं। हमें उस टाइम पता चलता है जब वो कहते हैं कि यार मेरा तो फिलहाल एग्जाम है, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया है, तब हम बैठे सोच रहे होते हैं इसने कब तैयारी की है। तो इसलिए वर्क हार्ड करें, साइलेंस में करें, अपनी सक्सेस के शोर से लोगों को बताएं। ठीक है। और आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा सारी प्लानिंग, सारी चीजों के अलावा भी के बाद भी एक ऐसी जात है जो सारे फैसले करती है। अल्लाह हैज द मोस्ट अमेजिंग प्लानिंग फॉर यू। अल्लाह ने आप सबके लिए एक बहुत अमेजिंग प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, इस बात को आप लोग मानते हैं और इसी बात के साथ आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें। अब मैं उन लोग के लिए जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम बुक सेंटर में जाना है एफसीपीएस की बुक्स लेने और अगस्त अटेम्प्ट के लिए उन लोगों ने जाना है, तो वो सारी बुक्स, वो जो बुक शॉप वाला कहेगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा डबल ए भी ले लो। बुक वाली स्लाइड पे चलते हैं। वो कहेगा ये डबल ए भी ले लो, रेडियन नोट्स पर्ल्स भी लोग पढ़ते हैं, ये भी आप ले लो। उसके अलावा क्या पढ़ते हैं, उसके अलावा पढ़ते हैं भी एस के, जिसने गायनी में देना है एस के पिंक पढ़ते हैं उसके साथ और वो कहेगा कि आपने कौन सी लेनी है। चलो भी, अब मैं लेटेस्ट बुक्स की एडिशन आप लोग को बता रही हूँ। जिन लोगों ने अगस्त में जाना है वो फर्स्ट लेंगे, सबसे पहले तो ये वाली बुक लेनी है, रेडियंट नोट्स एफसीपीएस पल्स, जिसे रफी पॉइंट्स भी कहते हैं। इसका 13 एडिशन है, ओल्ड एडिशन किसी ने भी बाय नहीं करना। और डबल ए का कौन सा एडिशन है, डबल ए का थर्ड एडिशन चल रहा है।
न्यू एडिशन आया डबल ए का, थर्ड एडिशन लेंगे। जिन लोगों ने अभी एग्जाम देना है वो सिस्टम वाइज नहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते, वो डबल ए स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे वो एस के अपनी स्पेशलिटी की लेंगे। एस के पिंक गायनी वाले लेंगे, बाकी एस के अपनी अपनी वाली लेंगे। निगार नोट सीएनटी वाले लेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए रामेश पास पेपर है, और साइकेट्री वालों के लिए शान मसूद है। ठीक है, उसके अलावा जो बुक लेनी है लेटेस्ट एस के 18 और एस के वॉल्यूम 2 लेनी है। इसमें इससे आप लोगों ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग हाउस ऑफ शुरू करने वाले हैं वो हाउस ऑफ की पहली पेज से फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 बुक लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का गिफ्ट है कि आप लोगों ने ये लेना है। और जो लोग हाउस जॉब कर चुके हैं या जिनकी शुरू होनी है, मैं एक बात बता दूं कि अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। अपने एग्जाम्स के खर्चे, अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग से इतना पैसा तो लाजमी बचा के रखिएगा कि आप अपने आप को एग्जाम के लिए खुद दे सके। मतलब अब 25 के फी है एफसीपीएस पार्ट 1 की, तो आप इतना लाजमी बचाएं, अपनी सेविंग्स करें कि आपने पेपर में जाना है, आप अपनी बुक्स बाय कर सकें, आप अपने एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए पे कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। मैं क्वेश्चंस के यहीं पे आंसर करती हूँ बाद में। एस्केपिंग गायनी वालों के, डॉक्टर समरा एस्केपिंग गायनी वालों के लिए है, और गायनी वालों ने इसी से सारी थ्योरी और इसी से एमसीक्यूज करने होते हैं। रफी एमसीक्यूज रिकमेंड इसलिए नहीं करी कि रफी के एमसीक्यूज हैं सारे ही पास पेपर, लेकिन रफी के एमसीक्यूज थोड़े से डिप्रेसिव हैं और इतना ज्यादा नॉलेज गेन नहीं होता, इससे फायदा नहीं होता जितना बेनिफिट होता है एस की सीरीज करने में या डबल ए करने में। और एस के सॉरी जो है रफी के पॉइंट्स बेस्ट हैं, लेकिन उसके एमसीक्यूज रिकमेंड नहीं करूंगी मैं। और इसके अलावा ये सिस्टम वाइज भी नहीं है। पैथोलॉजी के हमारे गाइडलाइन में मौजूद है पैथोलॉजी का, फिर भी आपको समझना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एनाटॉमी की स्नेल और न्यूरो की अलग, या फिर एक ही बुक से करनी है। न्यूरोलॉजी के लिए मैंने पूरी गाइडलाइन अपनी एफसीपीएस अगस्त की जो गाइडलाइन है, इवन उससे पीछे वाली गाइडलाइन है, उसमें ये क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर किया हुआ है, वहां पे देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफसीपीएस 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने एमबीबीएस किया हो, 1 ईयर हाउस जॉब की हो, आपके पास पीएमडीसी प्रोविजनल लाइसेंस हो, आपके पास प्रोविजनल जिनकी अभी हाउस जॉब हो रही है अभी उसका अगर प्रोविजनल का टाइम है तो ठीक है, वो भी चल सकता है, अदरवाइज वो परमानेंट के लिए अप्लाई करते हैं टाइम अगर खत्म हो रहा है तो। यही बस क्राइटेरिया होता है, और अपना हाउस आपके हाउस जॉब 1 ईयर हाउस जॉब का एक्सपीरियंस काउंट होता है। फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्टर विजय इसका आंसर करेंगे आपको। जी डॉक्टर नुसरत, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि उनका एनआरई एनईबी पास हो। यानी उन्होंने एनआरई अगर क्लियर कर लिया हुआ है, उनके पास फुल लाइसेंस आ चुका हुआ है, तब वो लोग एलिजिबल होते हैं कि वो एफसीपीएस पार्ट 1 दे दें। जब तक आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है, आप बीइंग एन एफएमजी एफसीपीएस पार्ट 1 नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय। यहाँ पे एक और एस के पिंक के, जी एस के पिंक लेटेस्ट एस के और उसके साथ रफी पॉइंट्स मैंने कहा है। फेसबुक पेज आपको डॉक्टर विजय यहाँ पे अगर आपको करते मेंशन, बीडीएस का भी होता है सीपीएस पार्ट 1, एमबीबीएस का भी होता है। मैं अभी बता रही हूँ आप लोग को एमबीबीएस के लिए। जुलाई में खत्म हो रही है तो नहीं, जुलाई में खत्म हो रही है तो जुलाई में तो नहीं दे, अगस्त में आप अगस्त अटेम्प्ट में अपेयर नहीं हो सकते। ओवर टू यू डॉक्टर विजय, नेक्स्ट आप ले लें। जो सेशन है, ये क्वेश्चन आया है कि हम जेकैट का सेशन भी हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए हम एक अलग गाइडलाइंस वीडियो करेंगे। वो भी इंशाल्लाह हमारे ग्रुप्स में अनाउंस हो जाएगा, लेकिन आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था सारे हाउस ऑफिसर्स के लिए रिगार्डिंग एफसीपीएस पार्ट 1, जो कि मेरे ख्याल में डॉक्टर नुसरत ने बड़ा बेहतरीन तरीके से सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, और बड़े डिटेल में जाके। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो डॉक्टर नुसरत मैं फिर इनको कोर्सेज के बारे में फिर बता देता हूँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नेक्स्ट फिर हम डॉक्टर विजय कर लें इसको हैंड ओवर, मैं कर दूं इनके हैंड ओवर। ठीक है। चलें ठीक। अ, जी हम जी हम इसी ग्रुप में अनाउंस कर देंगे, डोंट वरी। बाकी प्रेप एक्सपर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम जितने भी हमारा ये एक तो मकसद यही था कि हाउस ऑफिसर्स, क्योंकि जब मैंने हाउस जॉब कंप्लीट किया था
तो अब मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था जितना आज डॉक्टर नुसरत ने जिस तरीके से आप सबको समझाया है और एक्सप्लेन किया है कि पार्ट 1 कैसे करना है, पढ़ाई आपने कैसे करनी है और इसको कैसे लेके चलना है। मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई ऐसा रूट था जो मुझे ये इजीली एक्सप्लेन कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू डॉक्टर नुसरत कि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से आप सबको एक्सप्लेन किया। उसके अलावा प्रेप एक्सपर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम कोर्सेज करवाते हैं फॉर FCPS पार्ट 1, JCAT। और FCPS पार्ट 1 हमारी तमाम स्पेशलिटीज की अलग होती है, डेंटिस्ट्री की अलग होती है। और उसके अलावा जो जिस तरह से ऊपर क्वेश्चन आया था कि FMGs के लिए, तो हम FMGs के लिए NRE की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। आप में से जो लोग अगस्त अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं या अगस्त अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप ग्रुप में इंशाल्लाह हम मैसेज कर लें, हम अपने कोर्सेज के डिटेल्स आपको भेज देंगे। हम करवाते हैं इस वक्त करेंटली हमारे पास 2.5 मंथ्स का अगस्त अटेम्प्ट कोर्स चल रहा है और 1.5 मंथ्स का एक अगस्त अटेम्प्ट का कोर्स चल रहा है। तो whichever one you are more interested in, आपको उसकी डिटेल्स भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और JCAT के कोर्स के हवाले से भी आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डॉक्टर नुसरत से पूछ लें। डॉक्टर नुसरत, ओवर टू यू, आप फिर इसको एंड कर दें डिपेंडिंग कि आप कैसे जैसे भी करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजी ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए। एनी अदर क्वेश्चन किसी का? आई होप सो क्वेश्चन नहीं है सबको। कोई भी नेक्स्ट क्यूरी हो, आप लोगों को कोई भी इशू हो, हमारा प्लेटफॉर्म ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने स्पेशली ये मेरे माइंड में आया कि जब मैं अपने टाइम पे थी तो मुझे नहीं पता था मैंने पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, कि मुझे कौन सी बुक लेनी है, क्या कौन सी बुक्स लेनी है। इवन मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, फिर भी मुझे ये कंफ्यूजन थी। ठीक है, आई होप सो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर कर पाई हूँ। फिर भी आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारे ग्रुप प्रेप एक्सपर्ट ऑनलाइन एकेडमी, हमारे पेजेस आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अल्लाह आप सबको कामयाब रखे, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, सबकी जिंदगी आसान करे तो अल्लाह आपकी जिंदगी भी आसान करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इसी अच्छी बात के साथ कि अल्लाह हैज मोस्ट अमेजिंग प्लानिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।